पाठ 7वां खुला आकाश। कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1927 में हुआ था। कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। कुंवर नारायण का रचना संसार इतना व्यापक एवं जटिल है कि उसको कोई एक नाम देना संभव नहीं। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, पर इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। उनकी कविताओं और कहानियों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। 2009 में कुंवर जी नारायण को वर्ष 2005 के लिए देश के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रकाशित कृतियां चक्रव्यूह कविता संग्रह, तीसरा सप्तक, आकारों के आसपास आदि रही है। प्रस्तुत डायरी अंश में नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इस पाठ द्वारा वो बताते हैं कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके खुद से ही संवाद करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है, हमारे मन और विचारों की दुनिया, जो कि हमारी बाहरी दुनिया से काफी बड़ी है। किंतु हम अपनी बाहर की दुनिया में इतने उलझे हुए होते हैं कि अपने मन की दुनिया पर ध्यान ही नहीं देते और उसका विस्तार करने के बजाय उसे और संकीर्ण कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो निर्जीव हो जाता है। बाहरी दुनिया बंधनों से जकड़ी हुई है, जबकि हमारी अंदर की दुनिया हमें संपूर्ण आजादी देती है, जिसका उपयोग हम न तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही बल्कि दूसरों के निस्वार्थ के लिए भी कर सकते हैं। यह हमारे और दूसरों के लिए समान महत्व रखता है और हम इसे अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। मकान पर मकान। इस अंश में लेखक बदलते पर्यावरण, आधुनिकीकरण और विस्तार तथा उसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन की गुणवत्ता पर जो पड़ रहा है उसका वर्णन करते हैं। घटते वन और हरियाली और बढ़ते मकानों का ये परिणाम है कि जब लेखक अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें पेड़, हरियाली और चहचहाते पक्षी नहीं दिखते। उन्हें बस हर तरफ मकान ही मकान और तंग गलियां दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि संकरी गली में मकानों का झुंड फंस गया है और निकलने का असफल प्रयास कर रहा है। चिड़िया तो है, किंतु उनके लिए पेड़ ही नहीं बचे जहां वो अपना घोंसला बना सके। बस बिजली की तारों पर रबड़ के खिलौने जैसे फुदकते रहते हैं। उनकी चहचहाट में कोई उमंग नहीं है। ऊंचे मकानों की वजह से आसमान भी नहीं दिखाई देता। लेखक इस प्रयास में है कि वे इस तारों से उलझे आसमान और हरियाली विहीन मोहल्ले से बाहर निकल सकें और प्रकृति के बीच फिर से जा सकें। सही साहित्य। जैसे जैसे समय की गति बदलती रहती है, साहित्य भी उसी प्रकार विकसित और परिवर्तित होता रहता है। अतः यह आवश्यक है कि पहले हम समझ लें कि संपूर्ण साहित्य क्या है। इस विषय का यथार्थ बोध तभी होगा जब हम खुली आंखों, खुले विचारों और खुले मन से इसे समझने का प्रयास करें। संकीर्ण दृष्टिकोण और सीमित विचारों से संपूर्ण साहित्य का ज्ञान असंभव है। जाने खुद को। लेखक यहाँ कहते हैं कि हम दूसरों को जानने और समझने का काफी घमंड करते हैं, हालांकि हमें खुद को जानने का प्रयास करना ज्यादा जरूरी है। इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो हम स्वयं को अच्छी तरह जान पाएंगे और दूसरा हमारे आत्मज्ञान के प्रयास से दूसरों की भी रक्षा होगी। आत्मज्ञान हमें आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। हमें केवल शांत होकर अपने बारे में विचार करना होगा और कोई भी दूसरा ख्याल बीच में नहीं आने देना होगा। हमें अपने साथ साथ दूसरों की समझ पर भी भरोसा रखना चाहिए। एक दूसरे के लिए सकारात्मक सहमति का भाव रखना चाहिए
और दूसरों को भी अपना ही प्रतिरूप समझना चाहिए। सिर्फ मनुष्य होते। इंसानों की बदलती फितरत और उनके भिन्न रूपों पर चिंतन करते हुए लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार अन्य जीव जंतु केवल एक ही रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि बाघ केवल बाघ होते हैं, गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, उसी प्रकार इंसान भी केवल इंसान ही क्यों नहीं होते, क्योंकि इंसानों की फितरत एक दूसरे से भिन्न होती है। कोई शेर की तरह है, कोई तेंदुआ है, कोई लकड़बग्घा है तो कोई सांप बिच्छू है, किसी की नीयत भेड़िए की है तो कोई गोजर। वहीं कुछ इंसान गाय की तरह सीधे हैं तो कुछ भेड़ बकरी या तितली की तरह कमजोर है। लुका छिपाकर जीना। लेखक कहते हैं कि उन्हें सहज और खुले तरीके से जीना पसंद है। व्यवहार कुशलता के नाम पर हम लुका छिपाकर बातों और अपने बर्ताव को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यह ढंग लेखक को बिल्कुल ही नापसंद है। उन्हें लगता है कि ऐसा व्यवहार अपने चरित्र के साथ की गई बेईमानी है। ऐसा वही लोग करते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी है और जिन्हें अपना सत्य छिपाने की जरूरत है। हमें अपनी असलियत को इतनी धूर्त और गंदी रखनी नहीं चाहिए कि उसे छिपाने की जरूरत पड़े। जीने का अर्थ। जिंदगी जीने का सही अर्थ केवल वर्षों में नहीं नापा जा सकता। जीवन तो कभी भी समाप्त हो सकता है, चाहे बचपन हो, यौवन हो या बुढ़ापा। इसलिए केवल बुढ़ापे को ही जीवन समाप्ति का मान लेना और सोचना कि केवल चंद वर्ष ही बचे हैं, यह ठीक नहीं है। जब तक मनुष्य में प्राण और चेतना है, उसे तब तक अर्थपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन अर्थपूर्ण तभी होता है जब हम अपने लिए और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते रहते हैं और साहित्य को अपने जीवन से अभिन्न कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि 75 वर्ष का होने पर भी उन्होंने जीना नहीं छोड़ा है। मृत्यु का एहसास कई बार हुआ है उन्हें, परंतु उसे नजरअंदाज करते हुए वो प्रयासरत हैं कि अपने जीवन को सार्थकता के साथ अपने और दूसरों के लिए जी सके। दिल्ली में रहना। देश की राजधानी दिल्ली की तुलना एक बस से करते हुए लेखक कहते हैं कि दिल्ली शहर में रहना मतलब एक भरी लदी हुई बस में सफर करने के समान है। जिस प्रकार बस सवारियों से भरी हमेशा चलती रहती है, उसी प्रकार दिल्ली शहर भी लोगों से भरा हुआ सदा व्यस्त और चलायमान रहता है। यहाँ के घर इतने छोटे हैं कि उनके कमरे पायदान बराबर लगते हैं। इन घरों में रहना ऐसा लगता है जैसे पायदान पर पैर टिकाकर किसी तरह खड़े हो गए हैं और कभी भी गिर सकते हैं। इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में जीने का मतलब जैसे कि उम्र भर पायदान पर लटके रहो और फिर एक दिन भीड़ में ही गिर जाओ। बहाने निकालना। इंसान जो करने की ठान लेता है, उसके लिए कोई न कोई उपाय या रास्ता निकाल ही लेता है, परंतु जो काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती, उसके लिए वो बहाने बना लेता है। यानी कि कोई भी काम असंभव नहीं होता है, बस उसे करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अपने से बहस। दूसरों से बहस करके केवल वाद विवाद ही होता है। यदि हम खुद से बहस करें तो हमें सच्चाई ज्ञात होगी। दूसरों के विचारों को केवल सुनकर और अपने आप से ही हम जिरह करें तो किसी भी समस्या का हल आसानी से मिल सकता है। चीजों की गुलामी। सदियों से इंसानी प्रवृत्ति रही है गुलामी करने की और करवाने की। हजारों वर्ष पूर्व एक मालिक होता था जिसके अनेक गुलाम होते थे। अब समय बदल गया है, परंतु इंसान की फितरत नहीं बदली है। अब इंसान वस्तुओं का गुलाम हो गया। अब एक वस्तु के दर्जनों गुलाम होते हैं। इसी फितरत के तहत लेखक ने भी कंप्यूटर लिया और उसकी गुलामी में लीन हो गए। 40,000 का कंप्यूटर काफी महंगा पड़ा और ऊपर से उसके रख रखाव में लेखक व्यस्त हो गए।
हालांकि कंप्यूटर लिखने पढ़ने को आसान बनाने के प्रयोजन से लिया गया, किंतु उसकी एकाग्र सेवा में ही लेखक का सारा समय निकलने लगा। इससे पहले लेखक ने मोटर कार ली थी, जिसकी देखभाल में वो काफी व्यस्त रहते थे और जो काफी महंगा पड़ा। लेखक कहते हैं कि आधुनिक उपकरण हमारे जीवन शैली का अंश बन चुके हैं और वो जितना हमारा काम आसान नहीं करते, उससे ज्यादा हम उनके गुलाम बन जाते हैं।